खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं दी सलाम जेके, और सलाम जेके में आप सबका जहां हम वालियाना इस्तकबाल करते हैं, वहीं पर आपको ये भी बताते चलें कि नई दिल्ली स्टेडियो में आज जिन खबरों को लेकर हम आपके सामने आए हैं उनमें कुछ बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें हैं, कुछ मुल्क की सतह की खबरें हैं, और फिर कुछ बातें जो हैं वो जम्मू कश्मीर की भी हम करेंगे। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया जब फ़ैसले लेती हैं तो कितने बड़े वो फ़ैसले होते हैं, और जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो कितना वक्त उसमें लगता है। यानी हर काम को कराने के लिए उम्र खज़र दरकरार है। वो क्यों हम ये बता रहे हैं, इसके लिए हम आपके सामने एक ख़बर ज़रूर रखेंगे, और उसके बाद कुछ और बातें भी आपके सामने करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ टीवी पर तो देंगे ही 10 बजे तक, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे www.gulistannews.in पर भी, ताकि वहाँ पर आप खबर पढ़ेंगे भी और टीवी को बराह रास्त वहाँ पर देख भी सकते हैं। तो करते हैं जी खबरों की शुरुआत। और आज जो खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको बताएंगे कि नई दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं गौहर कुचिया। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर कुचिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और सफ़र का आगाज़ करते हैं हस्बे वादा तारीख के मुताला से, यानी आज तारीख का आईना क्या कुछ हमें बताता है। शुक्रिया। तो आज दिन की शुरुआत करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से, और सबसे पहले हम बात करेंगे आज ही के दिन 1574 तुर्की की फ़ौज ने ट्यूनिस पर दोबारा कब्जा किया। यानी कि वो आज ही का दिन था 1574 जब तुर्की की फ़ौज ने ट्यूनिस पर दोबारा कब्जा किया है। और आज ही के दिन 1788 न्यूयॉर्क शहर अमेरिका की पहली राजधानी बना है आज ही के दिन। और सन 1971 वर्ल्ड हॉकी एसोसिएशन की तश्कील अमल में लाई गई है। और आज ही के दिन 2009 चांद पर बर्फ तलाश करने का इसरो नासा का मिशन नाकाम हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1922 स्पेन में फौजी तख्ता पलटा, ट्रेड यूनियनों पर 10 साल तक की पाबंदी आयद हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 2002 में इजराइल ने फ़लस्तीन में गज़ा पट्टी पर हमला किया था। ये आज ही के दिन की बात हम कर रहे हैं, साल 2002 में जब इजराइल ने फ़लस्तीन में गज़ा की पट्टी पर हमला किया था। चलिए जी बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा खबरों की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले खबर वो बताते हैं आपको जो आलमी इदारों ने काफ़ी बड़ी अहमियत के साथ ली है, क्योंकि अलकायदा पर आज से 20 साल पहले वॉर अगेंस्ट टेरर का नारा दिया गया था, और ये कहा गया था कि जो बड़ी लीडरशिप है और अलकायदा जो है वो जनाब अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन कमर टूट चुकी है और अब वो इस तरीके का काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन कल एक अचानक से एक वीडियो सामने आया है जिसमें अलकायदा के चीफ अमन अल ज़वेरी जो है वो दोबारा से एक वीडियो के अंदर दिखे गए, जिसमें उन्होंने 9/11 हमले के हवाले से भी बात की, और मुस्तकबिल का कुछ है, यानी किस तरीके से अलकायदा आने वाले दिनों को देख रही है, उस हवाले से भी उनकी बात जो है वो सामने आई है। और ये वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर उस खबर पर जो पहले आई थी कि आज से 5-6 महीने पहले आई थी कि अमन अल ज़वेरी इस दुनिया में नहीं रहे, वो मारे गए हैं या वो मर चुके हैं, उस पर सवाल उठे हैं, क्योंकि खुफिया इदारों ने लगातार इस बात की तस्दीक की थी कि अमन अल ज़वेरी जो है वो अब जिंदा नहीं रहे हैं। लेकिन कल अचानक से उन्होंने अपना वीडियो पैगाम जारी कर दिया, जिस वीडियो पैगाम में उन्होंने यरूशलेम के हवाले से साफ कर दिया कि वो यहूदियों के तसल्लुत में है और वो उनका दारुल खिलाफा नहीं रह सकता। यानी फ़लस्तीन और इजराइल के बीच अब एक और बारीक लाइन जो है वो आपको अलकायदा की दिखेगी। साथ साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सीरिया के अंदर जिस तरीके से अलकायदा के लड़कों ने कार्रवाई की है, अलकायदा के खुद कुछ बम्बारों ने कार्रवाई की है, उस पर भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है और साफ कर दिया है कि आलमी क़ुव्वतें जितनी भी कोशिश करेंगे उसके बावजूद भी अलकायदा जो है वो बराबर काम करती रहेगी। पिछले साल 2020 में ये खबर सामने आई थी कि अब अमन अल ज़वेरी जो है वो इंतहाई अलील है, उसके बाद वो मर गए हैं और कोई वीडियो या कोई बयान उनकी तरफ से जारी नहीं हुआ था। लेकिन अचानक से ये वीडियो कल आने के बाद
जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, आलमी इंटेलिजेंस इदारे हैं, यानी खुफिया इदारों के जो सरबराहान हैं, उन्होंने इस वीडियो को इंतहाई संजीदगी के से लिया है। और साइट इंटेलिजेंस ग्रुप जो मॉनिटर करता है जिहादी वीडियो वेबसाइट्स की, उनकी तरफ से कल इस बात को, जो ये वीडियो जो है वो रिलीज कर दिया गया और ये कहा गया है कि ये जो वीडियो है ये दरअसल अयमन अल ज़वेरी का हो सकता है। इस पर अभी और तहकीक की भी जरूरत है। बहरहाल वो है नहीं है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद आलमी इदारे जितने भी हैं वो लगातार अलकायदा के इस वीडियो पर गहरी नज़र रख रहे हैं। और जिस तरीके से अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ अफगानिस्तान से तब्दील करते हुए यरूशलेम यानी फ़लस्तीन और इजराइल की लड़ाई पर मरकूज़ किया है, वहीं पर सीरिया की भी बात कही है। तो ये इंतहाई इस वक्त जो है बड़ी खबर थी, जो आलमी अखबारों के साथ साथ दिल्ली से शाया होने वाले कई अखबारों ने भी बड़े पैमाने पर ली है। तो बड़ी खबर ये कि अयमन अल ज़वेरी का रात देर गए वीडियो सामने आया और उस वीडियो आने के बाद अब तहकीकाती एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने अपने तरीके से बात कह रही है। 9/11 के हवाले से जो आज से 20 साल पहले हमला हुआ था, उसी दिन वीडियो जारी करना, ये एक बड़ा सवाल जो है वो सामने रखा है अयमन अल ज़वेरी ने वीडियो जारी करने के बाद। तो ये तो बात थी जनाब अलकायदा की। बढ़ते हैं आगे, ज़रा बात इसराइल की भी आपको बताते हैं, क्योंकि अयमन अल ज़वेरी का इशारा इसराइल की ओर था, फ़लस्तीन की ओर था। तो इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल एक बार फिर आमने सामने है। जी हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इजराइल की, दोनों के दरमियान तनाव लगातार जारी है। फ़लस्तीन ने इजराइल की तरफ दागे राकिया के इजराइल का मानना है कि जिसके बाद ही उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल ने जब हमला किया दोबारा फ़लस्तीन पर, तो इजराइल का मानना है कि उन्होंने राकेट दागे और मुतअद्दिद राकेट दागने के बाद ही इजराइल ने दोबारा कार्रवाई जारी रखी है। दोनों मुल्कों के बीच अमन समझौते पर कोई इत्तिफाक या कोई बात भी नहीं हो रही है। कतर की इमदादी टीमों को फ़लस्तीन जाने से भी इजरायली फौज की जाने से, इजरायली इंतजामिया, इजरायली पुलिस की जानिब से उन्हें रोका गया है। जब हमला हुआ है फ़लस्तीन के अंदर, तो मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जो एड वहाँ पर लिया जा रहा है, तो इजराइल की जानिब से उसमें मुदाखलत की जा रही है और उसे रोका जा रहा है। लेकिन कल जब कतर की टीमें, इमदादी टीमें वहाँ पर पहुँची हैं, तो इजराइल की जानिब से उन्हें दोबारा रोका गया है। यानी गजा के अंदर कतर की इमदादी टीम जो है वो पैसा बांटना चाहती थी, इसको लेकर इजराइल की तरफ से एतराज़ात किए गए हैं, वो अपनी जगह है। हमास की तरफ से हमला किया गया है, ये इजराइल का मानना है। और इजराइल का बयान अपनी जगह, लेकिन फ़लस्तीनियों का बयान भी सामने आया है। और फ़लस्तीनियों का मानना है कि जिस तरीके से गुज़श्ता दिनों जेल से फरार हुए थे कुछ लोग, उसके बाद फ़लस्तीन पर इसराइल की जारियत एक बार फिर जारी हुई है, जिसका जवाब जो है वो कल देने की कोशिश की गई है। तो फिलहाल इसराइल और फ़लस्तीन एक बार फिर आमने सामने है और पिछले 24 घंटों के दौरान जो तनाव है वो साफ इन दोनों बॉर्डर्स पर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा अफ़गानिस्तान की भी करते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच मुल्क के अंदर आ चुका है। और उस फाइनेंशियल क्रंच को देखते हुए अब उसका असर जो है वो आम आदमियों पर पड़ेगा। जैसे मैंने कल भी कहा था कि 2022 की वस्त तक 80% आबादी के पास पैसा नहीं बचेगा, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन हो सकती है। और इन सभी रिपोर्टों के बीच अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस की कोशिशें जो है वो रंग लाती हुई नज़र आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तकरीबन $600 मिलियन अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद देने का ऐलान कर दिया है। और ये कहा कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो इस वक्त है, यानी जो इंसानी मामला इस वक्त सामने आया है, उसको ध्यान में रखते हुए ही अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो ये कार्रवाई करने जा रहा है। साथ साथ लगातार कई हफ्तों से मशावरत चल रही थी एंटोनी गुटेरेस की तरफ से, कई रज़ाकार इदारों, कई बड़े इदारों के साथ मशावरत हो रही थी, जिनमें रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस है, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स है और कुछ और इदारे हैं जिनके साथ लगातार मशावरत और मीटिंग्स चल रही थी। जिसके बाद अब यह फैसला ले लिया गया है कि तकरीबन $600 मिलियन फंड रेज किया जा रहा है, जो अफगानिस्तान के लिए दिया जाएगा। साफ कर दिया एंटोनी गुटेरेस ने कि ये जो इमदाद है ये अफगान इंतजामिया के लिए नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए है, क्योंकि वहां पर कहत साली एक तरफ से है और दूसरी तरफ से जो पैदावार, कहत साली के साथ साथ जो इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच मुल्क के अंदर है, उससे सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन बन रही है। और
अवाम इस वक्त काफ़ी परेशान है, उन्हें उन परेशानियों से निकाला जाए। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा जो वो तकरीबन 600 मिलियन US डॉलर्स की इमदाद जो है वो अफ़गानिस्तान को बराह रास्त देगा, ताकि वहाँ की आवाम को थोड़ी सी राहत जो है वो मिल सके। अब ये याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरीके की सूरत हाल पैदा क्यों हुई। तालिबान के टेक ओवर करने के बाद जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं उन्होंने पैसा रोक दिया, अमेरिका ने अपना हिस्सा रोक दिया, जिसकी वजह से सूरत हाल ये बनी कि वहाँ पर जो बचा कुचा था पैसा वो भी बाहर चला गया था, लोग बाहर जा रहे थे, और तालिबान के लिए इस वक्त अपनी हुकूमत चलाने के लिए भी उतना पैसा नहीं है कि वो अपने मुलाजमीन को पैसा दे सके। यही वजह है कि मुल्ला बरादर से लेकर दीगर लोग जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों के साथ बराबर राब्ते में है, इंसानी हुकूक तंजीमों के साथ राब्ते में है, और आलमी इदारों के साथ साथ पाकिस्तान समेत तुर्की, कतर और दीगर मुल्कों से अपील की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन और अफ़गानिस्तान को बाइख्तियार बनाने के लिए अपना फ़ाल और मुतहरिक किरदार जो है वो निभाए। इधर अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं, अफगानिस्तान के इंटीरियर वजीर की तरफ से कल एक बार फिर यह बयान जारी करते हुए साफ कर दिया गया कि जो मुलाजमीन मुल्क छोड़कर बाहर फरार हो गए हैं, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उन्हें और उनके अहल खाना की जमानत तालिबान इंतजामिया देती है, यानी वापस आकर वो काम करें। अब ये वापस लाने का मामला क्यों है? हसास और अहम तरीन इदारों पर, चाहे पॉलिसी मेकिंग हो, फाइनेंशियल सेटअप हो, सोशल सिक्योरिटी का मामला हो, वहाँ पर जिन लोगों ने काम किया था उन्हें इस बात का खदशा था कि तालिबान आने के बाद उन्हें उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसी तरीके से फांसी के तख्तों पर लटकाया जाएगा जिस तरीके से माजी में था। यही वजह कि वो टॉप ऑफिशियल सारे चले गए थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले लोग भाग गए थे, और अब तालिबान इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से उन्हें वापस लाया जाए, ताकि मुल्क के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, बहरानी सूरत हाल है, इस पर कहीं ना कहीं काबू किया जाए। देखना होगा कि इस अपील का असर आने वाले दिनों में कितना हो सकता है। बढ़ते जी आगे, एक और खबर जो तालिबान के हवाले से ही आपके सामने रखते हैं, और वो है बच्चों की तालीम, यानी बच्चियों की तालीम, ख़वातीन की तालीम के हवाले से। यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ख़वातीन की तालीम का हमने इस वक्त इसलिए जिक्र किया और कल रात देर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि आलमी इदारे लगातार इस पर फोकस कर रहे थे कि क्या ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी तालिबान की तरफ से की जाएगी या नहीं की जाएगी। इस हवाले से कल तालिबान के वज़ीर तालीम की तरफ से बड़ा बयान सामने रखा गया है। अब्दुल बाकी हकी जो वज़ीर तालीम बनाए गए हैं, उन्होंने कल काबुल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी कि तालीम को हासिल करना और तालीम लेना हर एक के लिए फ़र्ज करार दिया गया है, इन्हें ज़रूरी करार दिया गया है, और इस सिलसिले में ख़वातीन भी अब अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़ाब्ते को तय कर दिया गया है। और ये ज़ाब्ता जो तय कर दिया गया है वो ये है कि कोएड एजुकेशन, यानी एक साथ मर्द और ख़वातीन एक साथ नहीं बैठेंगी, लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, इलाहिदा तौर पर क्लासों का एहतमाम होगा, और साथ साथ पर्दे का माकूल बंदोबस्त करना होगा। और जो गाइडलाइंस तालिबान इंतज़ामिया की तरफ से जारी कर दी गई है, उसमें अब कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन तक भी ख़वातीन आ सकती है, और कल बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान अफ़गानिस्तान की इंतज़ामिया की तरफ से किया गया है। ये बयान सामने आने के बाद अब देखना होगा कि आलमी इदारे इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, लेकिन ज़रूर जब ये अलाउ किया गया है तो साथ में ही इफ्स एंड बट्स भी लगा दिए गए हैं कि अगर तालीम हासिल करनी है तो शरई हदूद के अंदर अंदर आपको रहना होगा, यानी कपड़े भी वैसे पहनने होंगे जो तालिबान की तरफ से लगाए गए हों, यानी जो डेडलाइन जो जिस तरीके का खाका उन्होंने खींचा है, और साथ साथ अब इकट्ठे तालीम, यानी लड़का और लड़की इकट्ठे तालीम हासिल नहीं करेंगे, अलग अलग ये तालीम होगी। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया गया। जेंडर सेग्रीगेशन जो है वो एनफोर्स हो गया है जी तालिबान की तरफ से, और यह साफ कर दिया गया है कि बेटियां अब तालीम हासिल करें। बल्कि यहाँ तक कल हकी साहब चले गए, उनका मानना था कि वो तो ये चाहते हैं कि ये सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद ना रहे बच्चियाँ, बल्कि ये पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के अंदर भी पढ़ने जाएं और अफगानिस्तान के लिए एक नुमाया किरदार वो अदा करें। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है जी लास्ट तालिबान और आज के तालिबान। लास्ट तालिबान ने साफ कर दिया था कि आपने घर के अंदर रहना जी, ज़्यादा कोई बाहर उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज वाले इंटरनेशनल सिनेरियो को समझते हुए तालिबान ने यह साफ कर दिया कि तालीम होगी और आला तालीम भी होगी, लेकिन शरई कवायद और ज़वाबित के साथ हर एक चीज़ को
दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। और ये बयान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान उस वक्त सामने आया है जब दुनिया की नजरें शायद वो अफवाहें थी कि शायद अफगानिस्तान के अंदर खवातीन को तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बाद ही कल इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ऐलान किया गया, फैसला किया गया लड़कियां भी तालीम हासिल कर सकती हैं, लेकिन जो शरई कवानीन के हिसाब से यानी कि को एजुकेशन पर पाबंदी आयद की गई और लिबास को लेकर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर तालीम की जानिब से कहा गया है। चलिए अब जरा बात ईरान की करते हैं, क्योंकि ईरान की खबर भी काफी दिलचस्प है और पिछले 5-8 महीनों के हाँ ना के बीच ईरान इंतजामिया ने लिया है बड़ा फैसला। और ईरान इंतजामिया की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो न्यूक्लियर साइट्स के पास कैमरा लगाए गए थे उनके मेमोरी कार्ड्स को तब्दील करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त दे दी है। ईरान की तरफ से नए मेमोरी कार्ड अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों को लगाया जाए, इस हवाले से जो है क्लियरेंस दे दी गई है। अब ये कैमरा लगे कहां पर थे जी? ये न्यूक्लियर साइट यानी जो जौहरी मामला है अफगानिस्तान का, अपना ईरान का, वहां पर ये चीजें जो ये कैमराज लगाए गए थे। और पिछले कई महीनों से हाँ ना के बीच अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान की इंतजामिया की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है। ईरान के जो हेड ऑफ द ईरान सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, उन्होंने तेहरान में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये साफ कर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा इंस्पेक्टर्स की तरफ से जो कैमरा नस्ब किए गए हैं सर्वेलेंस के लिए, उन कैमराओं के अंदर मेमोरी कार्ड्स को तब्दील करना लाजमी है और अब बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें इजाज़त दिया जा रहा है। मोहम्मद इस्लाम की तरफ से ये बयान जो है वो रात देर के जारी कर दिया गया और कहा गया कि डायरेक्टर जनरल इंटीरियर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता करने के बाद इसे क्लियरेंस दे दी गई है। लास्ट ईयर फरवरी के अंदर ये मामला जो है वो सामने आया था और ईरान ने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था IAEA को कि वो इंस्पेक्टर के तौर पर आए, सर्वेलेंस फुटेज को ले या वहां पर सर्वेलेंस को कंटिन्यू करे। लेकिन अब फरवरी के बाद आज उन्हें क्लियरेंस दे दिया गया और रात देर गए ईरान की तरफ से यह क्लियरेंस जो है वो दे दिया गया। अब माहिरीन क्या कुछ कह रहे हैं? माहिरीन का मानना कि ये जो 5-6 महीने का वक्त था ये ईरान के लिए ब्रीदर टाइम था और इस ब्रीदर टाइम के दौरान उन्होंने बहुत सारा काम जो है वो किया होगा और अब जब नए सिरे से कैमरा वहां पर चलेंगे तो रूटीन में बड़ी चीजें आपको वहां पर नजर आएंगी। तो ये बात तो थी जनाब ईरान की, जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा के निगरां कैमराओं को बाज़ाब्ता तौर पर अब मेमोरी कार्ड्स तब्दील करने के लिए इजाजतनामा दे दिया गया है। अब आते हैं जी मुल्क की और यानी भारत के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है और बात करेंगे वजीर आज़म की। गौहर जी हाँ, तो बात करेंगे वजीर आज़म की, जहां रवा माह की 16 तारीख को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास समिट होने वाला है। ये वर्चुअली तौर पर ये समिट होने वाला है और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस समिट में शिरकत कर रहे हैं और दीगर जो 7 ममालिक हैं वो भी इसमें रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ साथ ताजिकिस्तान इस SCO मीटिंग में, इस SCO समिट में वो शिरकत करेंगे और वजीर आज़म भी इसमें शिरकत करेंगे। पिछले कई दिनों से देखा है कि SCO के मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और दिफा 2 महीनों में लगातार मीटिंगें कर रहे और जब से तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आई है उसके बाद ही मीटिंगों का सिलसिला लगातार शुरू हुआ मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से। और ज़ेर बहस सबसे बड़ा जो मुद्दा इन मीटिंगों के अंदर रहा है वो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और तालिबान हुकूमत, और माना जाता है कि SCO मीटिंग में तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान का मामला भी ज़ेर बहस रहेगा। SCO का समिट अब 16 सितंबर को होगा और बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म जो है वो वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करेंगे। और पिछले 2 महीनों के दौरान SCO के वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफा और सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग दोशंबे के अंदर लगातार हुई है और ये मीटिंग्स का होना सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, साउथ एशिया के अंदर बन रहे नए मामलात पर गुफ्तशनीद के लिए है। और SCO समिट पर जहां 8 मेंबरान इंतहाई अहम है जिनमें रूस और चीन ये 2 सुपर पावर भी हैं, उसके साथ साथ भारत भी है, पाकिस्तान भी है, यानी ये 4 तिकोनी मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो छोटे देश वहां पर है जिनकी सरहदें अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
तजाकिस्तान, ये करंटली जनाब वहां पर मीटिंग के अंदर होंगे और 16 से 17 तारीख तक दोशंबे के अंदर हाइब्रिड मोड पर यह कॉन्फ्रेंस जो है वो चलेगी। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चीन के जो सदर है जिनपिंग वो भी वर्चुअली इसके अंदर मौजूद रहेंगे, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इसके अंदर मौजूद रहेंगे, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन वहां पर मौजूद रहेंगे और भारत की तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो ये पहला मौका आएगा जब इमरान खान और वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक साथ होंगे। ये दूसरा मौका होगा जब नरेंद्र मोदी और जिनपिंग एक साथ एक ही मीटिंग के अंदर होंगे। लेकिन बड़ी बात ये 1-to-1 मीटिंग नहीं है, वर्चुअल मोड में मीटिंग होगी और देखना होगा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को लेकर इन मुल्कों के अंदर जो मशावरत होनी है इसके बाद क्या कुछ सामने आ सकता है। तो ये तो बात थी जनाब SCO कॉन्फ्रेंस की जो 16 सितंबर से शुरू होने जा रही है और इन मुल्कों ने वहां पर हिस्सा लेना है। बढ़ते हैं आगे, बात कोरोना वायरस की भी आपको बताते हैं, जहां तीसरे वेव की दस्तक मुल्क के अंदर आ चुकी है। मुख्तलिफ माहिरीन का इस तरीके का मानना है। वहीं पर वजीर सेहत की तरफ से एदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं और मरकजी वजीर सेहत का बड़ा बयान सामने आया है, जिस बयान के तहत 6 रियासतें और मरकजी जेरी इंतजाम इलाके ऐसे हैं जहां पर पहला डोज 100% आबादी को मिल चुका है। अडल्ट पॉपुलेशन जो 6 रियासतें यूनियन टेरिटरियां हैं वहां पर पहला डोज मुकम्मल हुआ है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख की तरफ से यह बयान जो है वो जारी कर दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है दादरा नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लक्षद्वीप, सिक्किम ऐसी रियासतें हैं जहां पर कोविड-19 के 100% टीकाकरण को यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही है और पहला मरहला जो 18 साल से ऊपर वाला था उसमें पहला डोज मुकम्मल हो गया है और दूसरे डोज को लेकर भी 70 से 80% आबादी को डोजेज लगे हैं। मरकजी वजीर सेहत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जो कोविन पोर्टल है उसने जो रात देर के एदाद शुमार जारी कर दिए हैं उसके हिसाब से यूनियन टेरिटरी जहां पर 100% आबादी को वैक्सीनेशन हुई है वो दादर है, नागर हवेली है, दमन दीव है, जहां पर तकरीबन 6.26 लाख डोजेज जो है वो दिए गए हैं। गोवा के अंदर 11.83 लाख डोजेज अभी तक लग चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर 55.74 लाख डोजेज आवाम को लग चुके हैं। लद्दाख की आबादी जो कुल 3 लाख के आसपास आबादी है अभी वहां पर 1,97,000 डोजेज जो है वो लग चुके हैं। लक्षद्वीप के अंदर तकरीबन 53,499 डोजेज जो है वो लगे हैं और सिक्किम के अंदर 5.10 लाख डोजेज लगने की बात मरकजी वजीर सेहत की तरफ से बताई गई है। इधर सभी रियासतों के जिम्मेदारों से कहा गया है कि टीकाकारी की मुहिम को और तेज किया जाए और हर फर्द को टीका लगे। इस सिलसिले में सूबाई रियासती इंतजामिया जो है वो मुतहरिक रहे। ये बात इंतहाई अहम है। ये बयान तब दिया गया है जब लगभग माहिरीन के मुताबिक तीसरी वेव कोविड ने मुल्क के अंदर कई रियासतों के अंदर दस्तक दे दी है और उससे पहले ये एदाद शुमार जो है वो मरकजी वजीर की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। अब बात जनाब आगे बढ़ते हैं, बात जरा एक और बात की भी करते हैं। जब दिल्ली की शुरुआत हो रही है तो उत्तर प्रदेश की खबर कल की थी लेकिन बड़ी दिलचस्प थी क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ कई अवामी जलसों से खिताब कर रहे थे और खिताब के दौरान बात करते करते वो जम्मू कश्मीर आए और कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर तकसीम राशन का जो मामला था ये भी उन लोगों को दिया जा रहा था जो अब्बाजान कहते थे। जी हाँ, जहाँ यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से अवामी जलसे से उन्होंने खिताब किया है और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि अब्बाजान के एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया है खिताब के दौरान, यानी कि कश्मीर उमर अब्दुल्ला को तनकीद बनाया उन्होंने और उसके साथ ही जब उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी इसको वापस निशाना बनाया गया है, तनकीद की गई है। उमर अब्दुल्ला ने योगी आदित्यनाथ को वापस निशाना बनाया। अब्बाजान कहने वालों को राशन मिल रहा है के बयान की तनकीद की है। योगी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है, ये उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है। अवामी जलसे से खिताब के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले जो राशन अब्बाजान के नाम पर ही सिर्फ उन लोगों को मिलता था जो अब्बाजान के नाम यानी कि उमर अब्दुल्ला को उन्होंने इस हवाले से तनकीद का निशाना उन्होंने तनकीद की है उसकी। उसके बाद ही उमर अब्दुल्ला ने वापस उसके तनकीद का कहा कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के बयानात दे रहा है क्योंकि यूपी से लेकर कश्मीर की बयानात ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि योगी अपनी नाकामी को छुपा रहा है।
यानी उमर अब्दुल्ला बनाम योगी आदित्यनाथ की जंग जो है वो सोशल मीडिया पर शुरू हुई है, क्योंकि कल उन्होंने कहा कि साल 2017 के पहले और उसके बाद जब तकसीमी राशन हुआ करता था तो वो लिसानी और मजहबी बुनियादों पर किया जा रहा था और एक कसीर आबादी को इससे दूर रखा जा रहा था। और उस पर पलटवार करते हुए उमर अब्दुल्ला का बयान और ट्विटर पर ट्वीट आया है, जिस ट्वीट के जरिए से उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कह दिया है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जम्मू कश्मीर का जिक्र किया जा रहा है और जिस तरीके से मजहबी कार्ड को खेलकर अवाम को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही है, अवाम इस बार बाखबर है और उन्हें खरे और खोटे की तमीज भी है। ताहम उन्होंने साफ कर दिया कि जो लोग इस तरीके की अफवाहें कर रहे हैं उन्हें देखना चाहिए कि उनकी रियासतों के अंदर किस तरीके का माहौल है और अक़लियतें कितनी महफूज है। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट और उसके बाद कई लोगों की तरफ से उस पर रिट्वीट और तनकीद का सिलसिला अभी भी जारी है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान की बात इसलिए इस वक्त इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक डोजियर सामने रखा गया है जिसको लेकर भारत सरकार का मौक़िफ़ थोड़ी देर में जरूर सामने आएगा। लेकिन कल जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनके हमरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ थे, ह्यूमन राइट मिनिस्टर शिरीन मजारी थे, उन्होंने तकरीबन 131 पेजों पर मुश्तमिल एक डोजियर जो है वो मीडिया के इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा, जिस दौरान उन्होंने इस बात की वजाहत की कि इस डोजियर के अंदर जो 113 रेफरेंसेस हैं उनमें 26 रेफरेंसेस जो है वो इंटरनेशनल मीडिया की है, 41 जो है वो इंडिया के थिंक टैंक्स की है, 14 जो है वो पाकिस्तान की है और ये ऑन रिकॉर्ड रख रहे हैं दुनिया के सामने कि किस तरीके से भारत की तरफ से जारहाना कार्रवाइयाँ जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इल्ज़ामात की बूछाड़ की गई है और इल्ज़ाम लगाते हुए ये साफ कर दिया गया है शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर के अंदर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जाता है जो सरीहन केमिकल वेपन कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी ने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है, शिरीन मजारी उनके साथ थी और एडवाइजर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ उनके साथ थे और यूसुफ के मुताबिक उनका मानना था कि उनकी तरफ से ये जो डोजियर दिया गया है ये डोजियर उस वक्त दिया गया है जब सईद अली गिलानी इस दुनिया के अंदर नहीं है और ये सबसे बेहतरीन खराज सईद अली गिलानी के लिए होगा क्योंकि वो लगातार इस मामले पर सरगर्म थे। इल्ज़ामात 113 पेजों पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। ताहम आपको ये भी याद होगा कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके का मामला उठाने की कोशिशें की गई तो भारत सरकार या वजारत खारजा की तरफ से जो बयानात है वो ज़रूर जारी होते हैं, आज भी बयान जारी होगा, लेकिन ज़रूर ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला जो है वो इंटरनल इशू है, यानी भारत का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को इसमें मुदाखलत की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है और ना ही भारत सरकार की तरफ से इसको इजाज़त दी जाएगी। आपको याद होगा कि अगस्त के महीने के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 अगस्त के महीने के बाद जब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये पहली और बड़ी कोशिश की गई है जिसमें 131 सफ़ात पर मुश्तमिल डोजियर जो है वो बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने रखा गया है। इधर मुईद यूसुफ के मुताबिक ये डोजियर सिर्फ मीडिया के लिए नहीं है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा और उन इदारों तक इस डोजियर को पहुंचाया जाएगा जहां पर भारत सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वो ये एहसास दिला रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि जम्मू कश्मीर ठीक ठाक नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल अहवाल हम आपको बता रहे हैं। इधर भारत सरकार की तरफ से मौक़िफ़ जरूर सामने आएगा, लेकिन वज़ारत खारजा के जिम्मेदारों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इससे कबल भी कई बार पाकिस्तान ने इस तरीके की नाकाम कोशिशें की हैं जिनका मुंहतोड़ जवाब बैनुल-अक़वामी सरजमीन से ही दिया गया है और इस वक्त आलमी दुनिया को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान किस मकमसे के अंदर फंसा हुआ है और उन मामलात से तवज्जो हटे, इसलिए जम्मू कश्मीर के उस मामले पर वो बात करना चाहते हैं जहां पर उनकी कोई सेधी नहीं बनती है। तो इंतजार रहेगा कि दफ्तर खारजा की तरफ से क्या कुछ बयान जो है वो आज जारी होगा, क्योंकि वो बयान और वो रिएक्शंस इंतहाई अहम होंगे।
इसके बाद जनाब एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं, और बड़ी खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही कहा था कि आज थोड़ी सी बातें जो है वो 1 to 1 करेंगे और इसके बाद हमने ब्रेक पर जाना है। लास्ट खबर आएंगी, उसके बाद ब्रेक पर जाते हैं जी। बात दफ्तर खारजा की हो रही है, यानी मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो खबर ये है जो आज एक बड़े अंग्रेजी रोजनामे ने छापी है, उसके मुताबिक भारत की जो वजारत खारजा है उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस से डिटेल्स तलब की है। अगरचे अखबार की यह खबर मैं आपके सामने रखा हूं, और ये अखबार छोटा अखबार नहीं है, बहुत बड़ा अखबार है जिन्होंने इस खबर को लिया है। उनके हिसाब से दफ्तर खारजा जो भारत का है, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस से डिटेल्स तलब की है। अब ये डिटेल्स कौन सी तलब की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माना जा रहा है कि जब सईद अली गिलानी का इंतकाल हुआ था, जो 92 साल की उम्र में थे, और 1 सितंबर को उनका इंतकाल हुआ था, उनके इंतकाल से उनके सुपुर्द लहद तक क्या कुछ हुआ है, एक क्रोनोलॉजी मांगी है वजारत खारजा ने जम्मू कश्मीर पुलिस से। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के जिम्मेदारों की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन अखबार के मुताबिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो मांगे गए हैं, शाम 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक, जब सईद अली गिलानी को दफन किया गया है, ये मांगे गए हैं। और ये कहा गया है कि सितंबर 1 और 2 के दरमियान जो कुछ हुआ है वो सारी डिटेल जो है वो दफ्तर खारजा को दी जाए। अब ये दफ्तर खारजा को देने वाली मामला क्यों सामने आया है, जरा इसको समझने की जरूरत है। आपको याद होगा सईद अली गिलानी के इंतकाल के बाद कंट्रोवर्सियां बहुत ज्यादा पैदा हुई, जहां अहल खाना की तरफ से यह कहा गया कि जबरदस्ती उनकी लाश को वह उनके घर से बाहर निकाला गया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से उनका तदफीन किया गया और अहल खाना को वहां पर आने की इजाजत नहीं दे दी गई। वहीं पर पुलिस ने एक के बाद एक वीडियो जारी कर दिया, यानी उनकी तरफ से काउंटर किया गया कि तदफीन से पहले जो गुस्ल होता है वो किस तरीके से दिया गया, जब तदफीन हुई तो कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे, मकामी इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारों ने वहाँ पर जनाजा और नमाज पढ़ाई है। और अब इस वक्त भी हैदरपुरा का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कवर में रखा गया है, क्योंकि अभी भी सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी टेंस वाली बनती है बीच बीच में, इसलिए उस पर नज़र रखी जा रही है। तो ये दोनों बयान आते हैं, एक तरफ से सईद अली गिलानी के अहल खाना का बयान था, एक तरफ से पुलिस ने बयान और वीडियो जारी किए। लेकिन इस बीच खबर ये है कि दफ्तर खारजा ने डिटेल्स मांगी। अब ये डिटेल्स क्यों मांगी है, कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कुछ इंसानी हकूक़ तंजीमों की तरफ से ये मामला जो है वो सामने उठाया गया है कि तदफीन के मामले पर ज़बरदस्तियां की जा रही हैं और बिल्कुल भी मजहबी रसूमात को पूरा किए बगैर ही सईद अली गिलानी को दफन किया गया है। जो क्रोनोलॉजी अब मांगी गई है जी जम्मू कश्मीर पुलिस से, एविडेंसेस के साथ वो जाएंगी जी, क्योंकि पहले ही आपको याद होगा पुलिस ने कुछ वीडियो जारी कर दिए थे जिसमें साफ था कि दफन किस तरीके से हुआ, जनाजा किस तरीके से हुआ और जो गुस्ल का मामला था वो किस तरीके से हुआ। लेकिन पुलिस का ज़रूर ये मानना है कि सईद अली गिलानी की लाश पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया था और पहले हाँ और बाद में अचानक से ना की गई, जो ये साफ दिखा रहा था कि सरहद पार से कोई ना कोई प्रेशर इन दोनों पर था। फिलहाल पुलिस की तरफ से FIR भी उनके बेटों पर पहले ही दर्ज कर दी गई है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको लिए चलेंगे रजौरी, जहां पर इस वक्त झड़प जारी है। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आज स्कूल भी जाना है, यानी कॉलेज आज खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, और फिर सरकार का वो फैसला भी बताएंगे जहां पर टाइमलाइन 6 महीने थी लेकिन वक्त बहुत गुजर गया है। कौन सी खबर है बताएंगे डिटेल के साथ ब्रेक के बाद।